ऑल राइट। तो चैप्टर 10.5, चैप्टर नेम इज फोकस इन बिजनेस। तो जब हम ये टर्म सुनते हैं तो क्या लगता है कि इस चैप्टर में क्या होगा, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो? फोकस इन बिजनेस। अगर हम ये देखें फोकस इन बिजनेस, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिजनेस में फोकस अलग तरह से होना चाहिए क्या। पर टर्म तो ये है कि फोकस बिजनेस के लिए हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो या हाउस होल्ड के लिए हो या किसी भी सेक्टर में हो, फोकस तो फोकस ही है। कंसंट्रेशन इज कंसंट्रेशन। तो बिजनेस के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए होगा। टेक्निक है फोकस, एक आर्ट है, स्किल है। तो उसको लर्न करना फिर बिजनेस में भी वैसे ही यूटिलाइज किया जा सकता है। फोकस जी, ही रहेंगे। ये अच्छा पर्सपेक्टिव है कि फोकस हमारी बीइंग की क्वालिटी है। व्हेन आई एम फोकस्ड तो आई विल बी फोकस्ड एवरीवेयर। मैं स्पोर्ट्स में भी फोकस्ड होऊंगा, बिजनेस में भी होऊंगा, घर में भी होऊंगा। तो फोकस्ड होना बीइंग की क्वालिटी है। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात इससे समझ में आई। We will also take this opportunity today to consolidate, if not in detail, at least superficially, what all we have covered in last 3 years while doing focus sessions. Because we have been doing this thing for last 3 years. तो क्या हम रिकॉल कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमने इस दौरान कवर की हैं? इससे सबको ये आइडिया लग जाएगा जो पहले नहीं भी थे कि कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं इफ वी वांट टू कल्टीवेट अ डीपर फोकस। तो कौन कौन सी बुक्स याद आ रही हैं? सोनिया जी हैं, वैशाली जी हैं, हमारे पुराने खिलाड़ी। इन जनरल किसी को कोई भी बुक याद आ रही है तो बता सकते हैं। सोनिया जी आप म्यूट हैं अभी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक हमने विजुअलाइजेशन का किया था। अ, जो हमने पढ़ी है एक्चुअली, बीच में कुछ ऐसे रहे कि नहीं, तो जो हमें और जिसने हमें हेल्प किया फोकस करने में। हम्म। एंड मे बी वो डायरेक्टली ना हो, आप बता सकते हम्म। हैं इस चीज को। मुझे जो याद आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी जो मैंने पढ़ी हम्म। है। जी। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं है वो। हम्म। यस। अभी हम थोड़ा डायरेक्टली बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो 7 हैबिट तो आई वुड से सेल्फ डेवलपमेंट का बाइबल है। ओके। वो तो हर चीज़ में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो सकती है, बहुत ही डीप बुक है। तो वो तो हर जगह रेफरेंस में बार बार आती है। हाँ, एक्चुअली हमारा जो फोकस शुरू हुआ, हमारे लिए वो बुक थी जो स्टार्टिंग हुई थी। तो वहां से हम्म। हमें एक शौक लगा कि इस तरह से फोकस किया जा सकता है। और खुद को अगर इन्फ्लुएंशियल बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो हमें सबसे पहले वही याद आती है। जी। फिर भी हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे हमें याद आ रही है। ठीक है। ओके, क्या क्या याद आ रहा है? लास्ट का तो फाइंडिंग योर बैलेंस पॉइंट जो पढ़ा था, तो उसमें अपने आप को कैसे आपके कौन से एरियाज, व्हाट यू शुड डू मोर ऑफ, व्हाट यू शुड डू लेस ऑफ, वो आइडेंटिफाई करके कैसे आप you'll be हम्म। able to do focus on more important things, vital. तो ऐसा करते हैं हम, अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं प्राइमरी बुक्स ऑन फोकस, और सेकेंड हाफ में लिख लेंगे सेकेंडरी या अदर बुक्स ऑन फोकस। तो प्राइमरी में उनके नाम लिखेंगे जो डायरेक्टली फोकस के बारे में है। डीप वर्क। डीप वर्क, यस, डीप वर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। डीप वर्क, और इसके ऑथर हैं कार्ल न्यूपोर्ट, CALNEWPORT। जस्ट
हाँ जी, हाइपर फोकस। हाइपर फोकस बाय क्रिस बैली। तो हाइपर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस ऑथर की काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई थिंक वन ऑफ देम इज प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इनकी टेड टॉक भी बड़ी फेमस है। आई थिंक 11 मिलियन व्यूज हैं उस पर। हाइपर फोकस बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोगों ने 2 बार कवर की है ग्रुप कोचिंग्स में ऑलरेडी, तीसरी बार हम करने का सोच रहे हैं सून। मैंने पढ़ी नहीं है, आई जस्ट नो द नेम। बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि प्रैक्टिस ओरिएंटेशन बहुत है इसमें, तो बहुत हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है। द कंपाउंड इफेक्ट भी है ना? कंपाउंड इफेक्ट सेकेंडरी वाले में हम लिख सकते हैं, मतलब अदर्स बुक ऑन फोकस, क्योंकि जिस पे हम फोकस करेंगे उसका कंपाउंड इफेक्ट होता जाएगा। हम्म, प्राइमरी बुक्स में एक और आ जाएगी, बीइंग इंडिस्ट्रक्टेबल। हम्म। इंडिस्ट्रक्टेबल, इसके ऑथर हैं नीर ईयल, NIREYAL। द वन थिंग। वन थिंग, यस, वन थिंग भी आ सकती है फोकस में। एक एफर्टलेस करके भी थी ना बुक? एफर्टलेस फोकस में नहीं आएगी डायरेक्ट, अच्छा। क्योंकि हम ऐसी बुक्स की बात कर रहे हैं जो फोकस की टेक्निक सिखाती हैं हमें कुछ ना कुछ। इंडिस्ट्रक्टेबल हो गई। एक बुक है फोकस नाम से ही, फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सेलेंस। ये है डेनियल गोलमैन की बुक। एंड हु इज डेनियल गोलमैन बाय द वे? जिन्होंने भी MBA किया होगा सबको पता होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है पूरे वर्ल्ड वाइड। डेनियल गोलमैन इज फेमस फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो उन्हीं की ही बुक है फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सेलेंस। एक और बुक है डिजिटल मिनिमलिज्म, ये उन्हीं की है जिनकी डीप वर्क है। ईट दैट फ्रॉग आएगी फोकस में? ईट दैट प्राइमरी में? फ्रॉड फ्रॉग ये फोकस में डायरेक्टली तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में है तो फोकस के बारे में है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली नहीं है, तो इसे हम सेकेंड हाफ में लिख सकते हैं। एक और बुक है फ्री टू फोकस, इसका भी नाम लिख सकते हैं। कितनी हो गई? 5 तो हो गई होंगी। 7। 7। 8। 8 हो गई। ओके, एक और लिख सकते हैं, द विल पावर इंस्टिंक्ट। इनमें से अभी तक बेस्ट बुक कौन सी लगी फोकस पे? आई थिंक फर्स्ट नंबर पे तो मुझे लगता है हाइपर फोकस आएगी।
सेकंड नंबर पे इंडिस्ट्रक्टेबल आ जाएगी। इंडिस्ट्रक्टेबल में बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लेकिन हाइपर फोकस में क्या है ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत है। मतलब बहुत अच्छे से समझाया कि अटेंशनल स्पेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क क्या है, सिंपल टास्क क्या है, क्या मल्टीटास्किंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हर बात का ऐसे आंसर यस एंड नो नहीं है, लॉजिकल आंसर है कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। और इंडिस्ट्रक्टेबल में बहुत मतलब यूज केसेस हैं उसके, कि अगर आप ऑफिस में हैं तो, मीटिंग में हैं तो, आप वर्किंग अदर हैं तो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्री टू फोकस बहुत अच्छी बुक है, फ्री टू फोकस भी बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें से लगभग सारी बुक हमने कभी ना कभी ग्रुप कोचिंग में कवर की हुई हैं। पूरे 1 मंथ देखिए, कई बार 10 डेज में, कई बार 7 डेज में, कई बार 4 डेज में कवर की हुई है। एक और बुक लिखा गया हमने, स्टोलन फोकस। स्टोलन फोकस, इनकी एक बुक अभी हमने लास्ट 2 महीने पहले ही पढ़ी थी, लॉस्ट कनेक्शंस। लॉस्ट कनेक्शंस बहुत ही वंडरफुल बुक थी वो। जोहान नारी, जोहान। आज क्या बात है, वाह कैसे याद रहा आपको इतने टाइम बाद भी? मैं याद कर रही थी उनका, क्योंकि हमने एक वो भी देखा था पॉडकास्ट, या हम्म। एक वो भी देखा गूगल टॉक्स देखा हुआ या तो, था, या टॉक। जोहाना सारी। हम्म। यस। ओके, तो हम आज के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के चैप्टर को हम डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे। डिफरेंट स्टाइल से मीन्स लीनियर तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है, एडॉप्टिंग अ फोकस पॉलिसी। पॉलिसी वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, कौन पढ़ना चाहेंगे? स्नेहा जी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार इन द बैकग्राउंड, उसके बिल्कुल सिंक में है ये। तो आप ही से शुरुआत करते हैं। मैं ही पढ़ती हूँ। जी। Adopting a focus policy. For companies that wish to adopt the teachings in this book, the first step is getting the owner or the leaders to buy in. Focus in a company works only if it is top down. The leaders of a company have to believe in it and then adopt it into their lives and be an example to everyone else. That is the first step. The second step is making the case to the team. The leaders need to get them to buy in. Make the case हमने कहीं पढ़ा था. Make the case. The leaders need to get them to buy in. This is critical for success. तो इसमें टॉप डाउन अप्रोच बोल रहे हैं बिजनेस सिनेरियो में, कि लीडर हैज टू फर्स्ट बिलीव इन देयर। बिल्कुल। तो कोई भी कंपनी है तो उसके पहले सीईओ है, उनको कन्विंस होना चाहिए, ये डायरेक्टर हैं, फिर मैनेजर्स तक बात आती है, फिर और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उन तक हम लेके आ सकते हैं। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच ही इसमें काम करती है। And then once they know, then they can have the team and others buy in that. यस। Once that is accomplished, then I highly recommend implementing the teachings in small groups. For example, if the 10 people who make up the marketing team wish to embark on this underwear, here's what they can do. First, begin reading this book at the same time. Second is review each chapter as a group and make note of the most important points that stood out to each of you. Share these points among the group and discuss how they can apply to what the group does on a daily basis. Third is commit to using the correct terminology in all communications with one another. This is also very important because throughout the book we have seen author has referred to different dictionary meaning
तो वो बोल रहे हैं कि अगर मेरी मीनिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टर्म इज समथिंग एल्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग एल्स, तो उसमें भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. Identify the non-negotiable recurring events in an average workday that each person can use to develop their willpower and powers of concentration. Group events such as meetings are perfect opportunities. Hold one another accountable with kindness and gentleness. Then self-evaluate and keep track of progress. Always remember the power of small. Celebrate milestones and wins. Gently and lovingly support one another in your efforts to govern awareness in the mind. Exercise patience and compassion. Support one another by helping to bring the practice into their lives outside of work. The practice of focus needs to be integrated into all of life. बिल्कुल सोनिया जी ने जो कहा वही वाला पॉइंट है ये. Benefits of a focused mind. Let's not forget, when you teach your team how to focus using the specific principles in this book, you are not only teaching them to concentrate, but you are also teaching them how to control where their awareness goes in their mind, which in turn is how to control where their energy flows, and thus what is manifesting in their lives, including their work projects. तो जैसे throughout the book भी हमने पढ़ा कि when you are teaching somebody, when you are learning where your awareness goes, इस पे concentrate करना, इस पे focus करना, then you are also seeing where you are also directing where your energy flows, which area of your life. So same way अगर work business area में वो बता रहे हैं कि अगर उसमें भी work projects पे success पे निर्भर करता है कि आप अगर अपनी energy को उसी तरह align करें. So you have to see where your awareness is going. To apply the principles of developing willpower in everything they do. तो जो भी हमने अभी तक प्रिंसिपल्स पढ़ी हैं कि कैसे विल पावर को डेवलप किया जाए, वो भी अप्लाई करना होगा. टू बी प्रेजेंट इन ऑल एंगेजमेंट्स. तो हमने जैसे प्रेजेंट कैसे रहना है वो भी देखा कि इवन व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर child, to your kid, or to your spouse, or any of your friends, how you have to be present in that conversation. So to be present in all engagements, whatever you're doing, to manage and overcome worry, fear, anxiety, and stress by harnessing awareness, how to manage reactions and responses. Now, my goal here is to make the case to companies for adopting the principles in this book as part of their training curriculum. Not only will they be contributing to better workplace performance, but they also will be empowering their teams with the teachings and tools for better mental health and subsequently the ability to live more rewarding lives. This benefit does not stop here. Every individual whose life is positively transformed will have the experiential know-how to then empower their loved ones with these teachings and tools to help them live rewarding lives as well. ओके, इस टर्म का क्या मीनिंग हुआ, एक्सपीरियंशियल नो हाउ? ये टर्म आजकल बहुत चलता है ट्रेनिंग वगैरह में. उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, मतलब दे विल स्पीक थ्रू देयर एक्सपीरियंस. राइट. प्रैक्टिकली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो उनको सब पता है कि नो हाउ मतलब दे नो एवरीथिंग कि क्यों काम करता है, कैसे काम करता है. बिल्कुल, जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही आंचल जी हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने शेयर किया था कि पोमोडोरो सेशन या टाइम ट्रैकर से कैसे उनको हेल्प मिला. तो एक तरह से वो एक्सपीरियंशियल नो हाउ था कि पोमोडोरो सेशन का टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं तो कितना बेनिफिट होता है. मतलब वो है तो इतना सिंपल, मतलब कि वी वुड से डिसेप्टिवली सिंपल. कई चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं कि मतलब वी फेल टू नोटिस द ऑब्वियस थिंग्स कि इसमें इससे क्या ही होगा, ये तो ठीक है, पता ही है.
लेकिन जब तक हम वो करेंगे नहीं तब तक उसका एहसास नहीं होगा कि कितनी बड़ी पावर है इस बात में। जैसे आजकल हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल पढ़ रहे हैं, 18 मिनट रूल। तो मैं चाहूंगा वैशाली जी थोड़ा सा बताएं 30 सेकेंड्स में क्या होता है ये, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैशाली जी हैं आप? जी मैं नहीं बता पाऊंगी। अरे बहुत ही सिंपल है, कल तो ही पढ़ा है। हाँ मैं जी मतलब 18 मिनट रूल ये तो मुझे पता है, पर बस वही उसका बता रहे हैं, डिटेल 30 सेकेंड्स में। आई एम रियली सॉरी भाई जी, आई एम रियली सॉरी। नहीं, 30 सेकेंड्स में बताइए बस क्या है, बहुत ही सिंपल है। अटेंशन स्पैन जैसे कि हम बुक अभी टॉक लाइक टेड पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हाउ कैन आई एक्सप्लेन भाई जी। ओके चलो, स्नेहा जी विल हेल्प यू। ठीक है स्नेहा जी, आप बताइए कि 18 मिनट रूल क्या है। तो वो वैसे बता रहे हैं, टॉक लाइक टेड में जैसे जो हम बुक वही पढ़ रहे हैं, तो उसमें वेरियस टेड टॉक्स को उन्होंने ऑब्जर्व करके सुन के ये फाइंडिंग निकाली है कि सारे टेड टॉक्स मोस्टली 18 मिनट्स का होता है। तो द फाइंडिंग इज दैट द लॉन्गर, जैसे अगर 1 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे के अगर लेक्चर्स होते हैं, तो अटेंशन स्पैन वैसे भी मतलब वो रिटेंशन नहीं रहता है। तो उसके लिए उन्होंने ये बोला है कि 18 मिनट इज द आइडियल लेंथ ऑफ टाइम फॉर एनी प्रेजेंटेशन। और उसके लिए कनेक्ट किया उन्होंने कि कॉग्निटिव बैकलॉग हो जाता है अगर टू मच इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ शेयर होता है। उसमें भी आप उसको ब्रेक कर सकते हो, सॉफ्ट ब्रेक्स, जैसे कोई विजुअल चीजें हो गई, इमेजेस हो गए, या कोई साउंड या कोई नया आइडिया। तो विथ एवरी 10 मिनट्स। राइट। तो इसमें जैसे अभी हम पोमोडोरो की बात कर रहे थे, पोमोडोरो में क्या कहा जाता है कि आपको 25 मिनट्स तक वर्क करना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट्स वर्क करना है, फिर 5 मिनट ब्रेक लेना है। ऐसे कितनी बार करना है? 4 बार। 4 बार। ओके, तो इसे हम कहते हैं 1 पोमोडोरो साइकिल। 4 पोमोडोरो सेशंस इज इक्वल टू 1 पोमोडोरो साइकिल। तो ये जब हम करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो हम पूरे दिन में बिखरा बिखरा के काम कर रहे थे वो तो 1 पोमो साइकिल में ही हो गया। और हम अपने दिन को देखने भी ऐसे लगे, फिर हम ये नहीं देखते कि पूरी शाम पड़ी है, पूरा दिन पड़ा है। नो, कितने पोमोज बाकी हैं, कितने पोमोडोरोस पॉसिबल हैं। यानी हमें अपने काम को भी डिवाइड करने का सेंस आ गया कि अच्छा 25 मिनट्स में इसको ब्रेक करेंगे तो यानी 1 घंटे में 2 सेशन हो जाएंगे और इतना चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो जो अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं हमारे पास, उनको हमने स्ट्रक्चर देना सीख लिया। और धीरे 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 करते 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 हमारी ये एक तरह से मसल मेमोरी वाली बात हो गई, न्यूरल पाथवे वाली बात हो गई कि हमें समझ में आने लग गया कि हाँ ये काम इतनी देर में हो सकता है। उसको स्ट्रक्चर मिला तो फिर वो होने भी लगा, फाइनाइट हो गया। इसी तरह से इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि 18 मिनट से कम टाइम जो होता है वो इतना कम तो होता ही है कि कोई भी सीरियस बात कही नहीं जा सकती, समझा ही नहीं जा सकती। कोई कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं इससे कम टाइम में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा समझाएंगे, बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि 18 मिनट आइडियल टाइम है। इसके लिए उन्होंने एक और बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया जिसके लास्ट में जोन आता है। उससे पहले क्या आता है? ओके, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बीच का, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन ये भी एक बड़ा अच्छा टर्म है। इसका मीनिंग है मिडिल, मिडिल में। तो ये सारी चीज़ें जब हमारी एक्सपीरियंशियल नो हाउ में आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि ये नॉलेज अब हमारी विजडम बन गई है, हमारी पावर बन गई। अब वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। रिकॉल द स्टोरी।
Recall the story I shared earlier in the book about how Gurudeva lifted the center of the tissue, and as he did so, he said, "You are energetically connected to all those that are in your life. As you uplift yourself, you uplift all of them as well. By empowering and uplifting the people that make your company what it is, with the fundamental understanding of the mind, focus, and willpower, you are making the conscious choice to positively influence all who matter to them. You are now helping them to create a life of which at least one byproduct is happiness." ओके ओके, इसको सुन के क्या याद आया? और एज यू अपलिफ्ट योरसेल्फ यू अपलिफ्ट ऑल ऑफ देम एज वेल. चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला. और कोई कोटेशन? राइजिंग. शिप्स का कुछ था जो आपने बताया था. राइजिंग शिप लिफ्ट्स ऑल द बोट्स. ओके ठीक है, तो ये इसका लास्ट वाला पार्ट हो गया. अब इसका हम बाकी का पार्ट देख लेते हैं. ओके यहाँ से शुरू करते हैं. कोई और पढ़ना चाहता है? ओके एनीवन? I can. Okay, I'll go. हाँ, आकृति जी बोलिए. Yeah. Focus in business. Of all the employee trainings that companies around the world spend millions of dollars on, the most important one they could possibly invest in would be teaching their teams the understanding of awareness and the mind and the art of focus. As I have shared before, if your team can focus, they have the skill to pay attention and learn all the other skills you want them to learn. If they are distracted, it is going to be hard for them to listen and learn no matter what someone is trying to teach them. If you can't focus, how can you concentrate long enough to even listen to what is being said to you? Don't put the cart before the horse. Okay, so don't put the cart before the horse. मतलब कि अगर पहले if you want to learn anything, you should first know how to focus. So, because if you don't know how to focus, then you cannot concentrate properly and cannot learn anything. In this lesson, I won't dive into how to concentrate in the workplace because this book already gives you the essential training you need in how to concentrate. This training is applicable everywhere. If you are asking, what are some of the best ways we can practice concentration in workplace? Then you have failed to grasp what I have shared in the previous chapters, and I suggest rereading the book. You don't need to be trained in a special way to concentrate at work. You just need to learn how to concentrate. Once you know how to do so, you can apply it anywhere. The purpose of this lesson is to make the case to companies for why they should consider understanding the mind and learning how to focus a fundamental part of their employee training. A founder of a multi-million dollar company is ending her meeting with her leadership team. They are about to make their biggest pitch ever to what could potentially be their largest client. Should they get this client on board, it would be a game changer for the company, and the founder and her team know this. As she is about to dismiss her leadership team from the meeting, she stands up, leans forward, places her hand on the beautiful oak desk that graces the meeting room where the most trusted members of her team are gathered, and says, "We truly need to focus over the next 2 days leading up to the pitch. Make sure your teams are completely focused on this." A natural and reasonable request.
I have brought this up a few times now, but I'll bring it up again with regard to businesses. Like sport coaches, so many leaders within companies tell their teams to focus, but never teach them how. As a business owner, you would never approach a member of your HR staff and ask them to start programming and developing the next version of your mobile app, would you? You wouldn't do it because you know they do not have the training to do such a thing. They have been trained in HR, and that is why they are working in that department. Why then do so many leaders not see the resemblance between asking an HR person to write code and asking a person who has never been trained in the art of focus to concentrate? ओके, So, कुछ कहना है किसी को इसमें? एक कोट है ना कि इफ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, हम्म, तो वो एप्ट हो रहा है इस पे। बिल्कुल। और एक जैसे हिंदी में भी कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। तो हम्म, अगर जिस काम के लिए एचआर में अगर है, उनको वही सिखाया गया है, तो उनसे कुछ और फोन के लिए तो नहीं बोला जा सकता ना। तो हम्म, कंसंट्रेशन जिसको सिखाया गया है, उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है कि वो फोकस करें। लेकिन और ये भी हम्म, और ये भी बोला है कि फोकस और कंसंट्रेशन इज समथिंग दैट इज नॉट फॉर वन स्पेसिफिक फील्ड या एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ योर लाइफ। तो वो दैट शुड बी नोन एंड वी शुड लर्न इट। but एग्जैक्टली। इस बुक में फोकस कैसे करना, बिकॉज द ऑथर इज अगेन एंड अगेन सेइंग कि मतलब इट शुड बी लाइक पीपल शुड बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू बी फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस बुक में कहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स नहीं पढ़े, मैंने लेट से ज्वाइन किया था, तो इसमें बताया है क्या कहीं पे कि कैसे फोकस करना चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बताया तो है। जैसे बेसिकली उन्होंने अवेयरनेस की ट्रेनिंग की ही काफ़ी बात की है, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की है। तो प्रैक्टिस बेस्ड काफ़ी रही है बीच में, इसके मिडिल वाले चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, रीड। रीड। तो ये बात हम सब ने महसूस की है, इतने टाइम से हम सारे लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि एक बार जो चीज़ पढ़ी है वो कभी भी ऐसे याद नहीं रहती है जब तक वो बार बार हमारी वोकेबुलरी का पार्ट नहीं बनती, प्लस बार बार वो प्रैक्टिस में नहीं आती। जैसे कि टाइम ट्रैकिंग बहुत सिंपल चीज़ है, लोगों को पता है। पोमोडोरो सेशन क्या है ये भी सबको पता है अभी। टाइम ब्लॉकिंग क्या है, टाइम बॉक्सिंग क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पता है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो फिर मैजिक ही क्रिएट हो गया लाइफ में, मतलब क्या से क्या हो गया। तो वही बातें हैं, छोटी छोटी बातें इस बुक में हैं, बिखरी हुई हैं यहाँ वहाँ, उनको जिसने किया है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी, इसलिए इस बुक को है ना हमने बड़े आराम आराम से पढ़ा है। कोई जल्दबाजी नहीं किया है, कई बार 2 दिन का गैप हो गया तो हो गया, प्रैक्टिस करते रहे। इसलिए प्रैक्टिस करना, और जैसे उन्होंने एक बात और कही कि रीड दिस बुक इन अ ग्रुप, रीड या डिस्कस इन अ ग्रुप, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, तो समझ में आ जाती है बात। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। In the corporate world where productivity and efficiency are so prized and pursued, most companies fail to do the fundamental thing that can have the greatest impact: learning and practicing the art of concentration. I'd like to believe that they don't teach their teams how to focus because they're simply unaware of the cost of distraction and the fact that focus is a skill that must be learned and practiced. तो इतना इन्वेस्ट फोकस और इस पे इनकी ट्रेनिंग पे इसलिए नहीं करते बिकॉज मे बी दे आर अनअवेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एंड शायद जैसे मुझे भी नहीं पता था कि फोकस इज अ स्किल दैट मस्ट बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड. Most assume that we can just focus and that by telling someone to do so, it magically happens. It does not. But it's not just learning to focus that is important. It's learning to develop willpower as well. And the prerequisite to both
which is learning about awareness and the mind. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मुझे आज ही एक पर्सन मिला सुबह, मतलब ही इज़ टू मच इनटू फिजिकल फिटनेस एंड ऑल। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो? तो उसने कहा कि मैं ट्रांजिशन में हूँ। मैंने कहा मीन्स? बोलते हैं मेरी मास्टर डिग्री हो गई मेरा, लेकिन अभी जॉब नहीं लगा है। तो मैंने कहा अच्छा, क्या कर रहे हो आजकल, अपने टाइम का कैसे यूज़ करते हो? वो बोलता है ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, जिम आ जाता हूँ, वेट कर रहा हूँ वहाँ से कब आंसर आएगा जहाँ इंटरव्यू दिया है। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत, मैंने कहा अच्छा आपकी क्या की स्किल्स है, अगर आप ऐसे बता सको तो। मैंने कहा आर यू वर्किंग ऑन एआई और चैट जीपीटी और समथिंग मीन वाइल? तो वो बताया ये तो मैंने नहीं सुना है। मैंने कहा कोई और, आप कोई लर्न कर रहे हो, कोई आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? कह रहे ऐसे तो मैंने सोचा नहीं है, जॉब लग जाए फिर देखेंगे। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? उसे ये पता ही नहीं है कि उसके पास जो ये बीच वाला टाइम है ना, ये भाग्य से मिलता है। तो ये आयरनी ऑफ लाइफ है कि जब टाइम होता है तो हम चीज़ें सीखते नहीं हैं, और जब टाइम नहीं होता है तो हम चीज़ें सीखना चाहते हैं, फिर टाइम ही नहीं होता। तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया है कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारी लाइफ में। तो कैसे इसको हम एम्फेसाइज कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है? कोई एग्जांपल देके कोई बता सकता है? मतलब डेली का भी स्मॉल स्मॉल रह सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट इट कैन अमाउंट टू बिगर, मतलब बिगर इम्पैक्ट। जैसे कंपाउंडिंग हो सकता है, इसमें कंपाउंड इफेक्ट होके देन इट विल बिकम लार्जर, मतलब कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन हाई हो जाएगा। हम्म। अब देखो भाई जैसे ये जी बात लाइव जी। लाइव एग्जांपल हुआ ना अभी मेरा 10 मिनट रूल कहाँ बता पाए बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन ओनली। हम्म। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारा अल्टीमेट, जिस चीज़ को हम परस्यूट कर रहे हैं, बेसिकली क्या है वो? स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड जिसे हम कह सकते हैं। स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, पीस थोड़ा एम्बिग्यूस है। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड वही चली गई तो सब कुछ चला गया। बाकी इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, रिलेशनशिप पे भी इम्प्लीकेशन है, सारी ही चीज़ों पे इम्प्लीकेशंस हैं। डिस्ट्रैक्टेड हैं तो हम कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर सकते, और जब अकम्प्लिश ही कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे तो इतने सारे बुक्स के नाम बीच बीच में याद आते रहते हैं। एक बुक है हैप्पीनेस एडवांटेज, उसमें लिखा है कि अकम्प्लिशमेंट इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन योर हैप्पीनेस। तो अब कुछ अकम्प्लिशमेंट तो ऐसी होती हैं जो सोसाइटी ने हमें बताई है कि हाँ ये है, तो वो हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। कुछ हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये अकम्प्लिशमेंट है, अगर ये हो गई तो हम खुश हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन अगर ऐसे मोमेंट्स वीक में एक ही बार आया तो क्या होगा? बाकी 6 दिन तो फिर हम नहीं रहे। तो वो सजेस्ट करते हैं कि हम दिन भर में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करें जिसमें हमें अकम्प्लिशमेंट फील हो। तो ट्रिक ये है कि ईच पोमोडोरो सेशन इज एन अकम्प्लिशमेंट इटसेल्फ। तो हम दिन में अगर 8 पोमोडोरो सेशन भी कर रहे हैं तो 8 बार हमें वो ट्रॉफी मिल सकती है, खुद ही मनी मन में, यस आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस। ये ट्रिक है अपने न्यूरो को कंट्रोल रेगुलेट करने की। हम उस तरह के हार्मोन सेक्रेशन करा सकते हैं अपने माइंड को ट्रिक करके। वो भी तो हमारे संग धोखा करता है। बड़ी से बड़ी चीज हो जाएगी तो भी कहेगा तो क्या हुआ, वैसे तो तुमने ये तो नहीं किया ना। हम उसे उल्टा कहेंगे, देखो किया ना, 1 पोमोडोरो सेशन हुआ, अकम्प्लिशमेंट हुई। तो जैसे ये वाला रीडिंग सेशन को हम 2 पोमोडोरो सेशन मान सकते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है।
तो जर्नलिंग के लिए इसे नोट कर सकते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारे लिए। इस पे और डीप डीप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Anybody else would like to read from here? ओके, एनीवन? सोनिया जी या स्नेहा जी? मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक। You are only distracted if you have not been trained in how to focus or if you do not know what to focus on. I think most companies are quite clear about what they want their teams to focus on. The missing piece is actually training them to focus. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं और इसमें अब 2-3 बुक्स के कुछ कॉन्सेप्ट मिलके एक साथ आएंगे, उसको हम समझ लेते हैं। व्हाट टू फोकस ऑन को हाइपर फोकस में क्रिस बैली ने बोला है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर अटेंशन दैट पर्टिकुलर डे। मुझे किस चीज पे फोकस करना है। मान लीजिए कोई हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो चैप्टर हमारे अटेंशन का ऑब्जेक्ट है। फिर उसमें अब हम एक और बुक पे आ जाते हैं हॉपिंग। एटॉमिक हैबिट्स में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स मिलते हैं। उसमें से एक टूल है इंटेंशन फार्मूला। तो वो क्या होता है कि एनीबडी कोई बता सकते हैं? प्राइमिंग द इन्वायरमेंट वाला, कि अगर आपको सुबह जिम जाना है तो आपने बाहर कपड़े रखे हैं, उसके लिए शूज रख दिए। ओके, वर्क इंटेंशन फार्मूला की ये भी है कि आई विल डू दिस पर्टिकुलर टास्क एट दिस हाँ। पर्टिकुलर टाइम इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। हम्म। तो इसमें 3 बातें आ गई, टास्क आ गया, टाइम आ गया और प्लेस आ गया। तो व्हाट टू फोकस ऑन इसमें क्लियर हो जाएगा, हमारे अटेंशन का ऑब्जेक्ट क्या है और कितने ड्यूरेशन तक करना है। जैसे राजीव जी कुछ बताइए आप, आज आपके ऑब्जेक्ट क्या है अटेंशन का, क्या आपको अकम्प्लिश करना है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ओके, कोई और बताएं मीनवाइल। कोई भी बताना, वैशाली जी आप बताना चाहेंगे? जैसे कि भाई जी आपने कल रीडिंग ग्रुप में बताया था कि 24 आवर्स में जो कुछ सेशन में हुआ है उसको ग्रुप में डालना है। मेरे दिमाग में सुबह से वही चल, ओके, ये कह सकते ठीक हैं। है, ठीक है, वो आपके असाइनमेंट माइंड में है। और आपका टाइम एस्टिमेट क्या है, कितना टाइम लगेगा उसमें? तो भाई जी बुक मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं ना सीरियल से, थोड़ा मुझे रिवाइज करके देखना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 1-2 घंटे भी लग सकते हैं भाई जी, क्योंकि कुछ ज्यादा सीरियसली पढ़ा नहीं है मैंने। यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई होती है, पार्किंसंस लॉ। ये क्या होता है? जो आपने काम को जो टाइम दिया है वो काम उस टाइम में एक्सपैंड, मतलब इट फिट्स टू मतलब समथिंग लाइक। वर्क स्ट्रेचेस टू हाँ, फिल द अवेलेबल टाइम गैप जो कि वैल्यूबल हमारे टाइम। पास है। तो अगर हमने डिसाइड नहीं किया कि कितने टाइम में होगा, तो फिर वो पूरा दिन भी में भी फैल जाएगा काम सारा। इसलिए हमेशा हमें डिसाइड करना चाहिए कि भले ही किसी भी क्वालिटी का हो, जैसा भी हो, बस उतने में ही हमें करना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम बॉक्सिंग। और कब करना है, जब हम ये करते हैं तो फिर वो टाइम ब्लॉकिंग हो जाता है।
तो इसमें और सिस्टमेटिकली चल सकते हैं वैशाली जी, जैसे कि आपको 6 चैप्टर्स के बारे में करना है वो, राइट? 7th तो अभी चल ही रहा है, या 7th भी मान लो। और टास्क ये था कि हर एक चैप्टर से 3 पॉइंट्स सिर्फ निकालने थे। तो जी मान लीजिए कि आपने 15 मिनट्स दिया हर एक चैप्टर पे, पॉइंट्स तो आपके 5 मिनट में भी निकल जाएंगे ट्रिक से, लेकिन चलो आपने जनरसिटी दिखा दी कि भाई रीडिंग भी कर लेंगे हम थोड़ा सा और, तो 1 घंटे में आपके 4 चैप्टर हो गए। फिर अनदर 45 मिनट में आपके 3 और हो गए, यानी 1.25 घंटे में आपके 7 चैप्टर्स हो गए। चलो बफर टाइम मान लिया, पोमो वगैरह मिला के सब कुछ मिला के 2 घंटे में हो गया, यानी आपका 120 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। अगर 120 मिनट से ज़्यादा लगता है तो फिर वो सारे प्रिंसिपल्स का वायोलेशन हो जाएगा। जितना हमने डिस्कस किया अभी तक उसका सबका वायोलेशन हो जाएगा। इसलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था 4-5 महीने पहले, डिफाइन योर वर्क, डिफाइन योर टास्क। इफ यू कैन नॉट डिफाइन इट, यू कैन नॉट मैनेज इट। इफ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट मैनेज इट। तो जब तक कोई आप काम को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब क्लैरिटी आपको आई नहीं है, फिर वो करने से बहुत ही खतरा है। क्योंकि बीच में आप छोड़ेंगे उसे तो फिर आपका एक नेगेटिव बिलीफ आपके बारे में ही क्रिएट हो जाएगा, जो और भी पक्का हो जाएगा कि भाई मैं जो शुरू करता हूँ वो मैं पूरा ही नहीं करता। और इस बुक में जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे उसमें से ये वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है कि जो शुरू करो उसे ख़त्म करो, जितना कहा गया है उससे ज़्यादा करो, और जितना आपने कमिट करा था उससे अच्छा करो। तो ये सारे डॉट्स ना आपस में से कनेक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, जब हम एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करते हैं इस तरह का कंटेंट या प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म था ना, जो अभी आपने बोला जितना हाँ 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 कमिट किया है, व्हाट वाज दैट? हाँ, एक तो में है कि मोर, एक है बेटर, और एक क्या था, अर्लियर, समथिंग लाइक दैट। ओके आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इज, TBM फॉर्मूला था। हाँ क्या था, सॉरी? ईबीएम। पीबीएम। CBM, C मतलब complete, कंप्लीट, finished what you start. कंप्लीट, B बेटर is एंड मोर। better. Hmm. क्या? हम्म। Okay, everyone is okay if we take 15-20 minutes more today, or anybody has hard stop at 2? क्योंकि कंप्लीट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा रह गया लास्ट टाइम। It's okay for me, sir. ओके ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Fatigue and distraction. If someone had to drive a car from New York City to San Francisco and on to Dallas, then to Chicago, and from there to Miami, it would consume a tremendous amount of gas. If the car idled in place, it would consume nowhere near as much gas. For the sake of this analogy, think of awareness as the car and energy as the gas that is powering awareness's journey through the mind. तो ये हम एनालॉजी समझ लें कि हम ये बोल रहे हैं कि आप अवेयरनेस आपकी कार है और एनर्जी जो है इज द गैस दैट इज गिविंग पावर टू द अवेयरनेस. If awareness has to go to 5 different areas of the mind, it consumes a lot more energy than it would if it stayed in one area. Again, isme just so that if somebody, if whoever has not read this, read earlier chapters,
अगर आप एरिया ऑफ माइंड को एज अ केव समझो, या एक पजलिंग, या एज अ क्या बोलते हैं मेंशन, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, तो वो डिफरेंट एरिया में जब अवेयरनेस आपकी जाती है, लाइट बल्ब, एज अ लाइट बल्ब, तो यहाँ पे कार बोल रहे हैं, तो अगर आप सपोज कार जा रहे हैं अलग अलग एरिया में, इट कंज्यूम्स अ लॉट मोर एनर्जी दैट इट वुड इफ इट स्टेड इन वन एरिया। तो अगर वो एक ही जगह पे खड़ी है तब तो एनर्जी इतनी नहीं लगेगी, बट वेन इट इज मूविंग इट वुड यूज अप द गैस एंड ऑफ कोर्स इट वुड spend the energy. A focused awareness consumes far less energy than a distracted awareness. A distracted mind consumes tremendous amounts of energy. As energy levels plummet, so do productivity levels. तो आप अगर उसको ऐसे ही सोच लो कि कार पहले इधर जा रही है फिर वापस आई उधर गई, जैसे हमें कहीं एक हमने शॉप में गए, हम आगे जाके कुछ ले लिया, फिर अच्छा पीछे छूट गया वो शॉप दूसरा, फिर पीछे गए, तो वो कितना हमने टू एंड फ्रो यूज किया गैस। As energy level plummet, so do productivity levels. The internet is inundated with data and statistics on the impact of fatigue on safety, productivity, efficiency, and more. I will read this again. The internet is inundated with data and statistics on the impact of fatigue on safety, productivity, efficiency, and more. मतलब इस चीज के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। There are many reasons for fatigue, but distraction is rarely recognized as one of them. You can see now that when awareness is uncontrolled in the mind, energy is all over the place, being consumed unnecessarily in places where it does not need to be. And as energy levels drop, outcomes suffer. ये पैराग्राफ इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में अधिकतर मेडिटेशन सिखाने वाले लोग ये कहते हैं, और उनका ये हुक भी यही होता है कि अगर आपको कंसंट्रेशन डेवलप करना है तो मेडिटेशन सीख लो। लेकिन वो कैसे होता है? तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई भी मेडिटेटिव टेक्निक होगी वो आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेगी, आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आपकी एनर्जी बचेगी, थोड़ी सरप्लस में रहेगी, इसलिए आप थोड़ा बेटर फील करेंगे और कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा हम समझ सकते हैं। वैसे भी सबका एक्सपीरियंस होगा, मन जब बार बार भागता है तो कैसा थका हुआ फील होता है, ऐसा लगता है सर दर्द हो जाता है, फिर कहते हैं इतने सवाल मत पूछा करो, या बच्चों कहेंगे तुम चुप हो जाओ या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। Concentration breeds efficiency. One morning, while engaged in a project, I came across a work-related issue that I needed my guru's insights on. So I walked over to his office, and when I got there, I saw that his office door was open and he was seated at his desk working on his laptop. I knocked on the door frame and asked, Gurudeva, may I speak with you? He replied, Come in and have a seat. I will be with you in just a minute. He finished what he was doing on his laptop, lowered the display so that it was almost closed to indicate he was done with it, then turned to me and gave me his undivided attention. He asked, How can I help you? I asked my question and he replied. I asked for clarification of his answer and he clarified it. I thanked him for his help, got up and left. That conversation lasted maybe 2 minutes at the most. It was highly efficient because he had trained his monks in the art of concentration. Our awareness always stayed on topic. Therefore, no time or energy was wasted by awareness going elsewhere. I can't even begin to describe how efficient meetings become when everyone present knows how to concentrate. How many work-related conversations go on and on because people are not focused enough to stay on topic or to really listen to what the other person is saying? एक बहुत इंटरेस्टिंग इसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, कि कभी भी जैसे 2-3 लोग ग्रुप में बैठे हों
तो आप पहले से इंटेंशन सेट कर लीजिए कि मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है, मेरा काम जस्ट ये ऑब्जर्व करना है कि टॉपिक कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता है। तो आप देखना कि 10-15 मिनट्स में जिस बात जो मुद्दा था असली में, शुरू कहीं से हुआ और बात कहीं की कहीं पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा करना रिक्वायर्ड भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेस्ट ऑफ एनर्जी भी हो जाता है। मतलब बात बिल्कुल ही अलग शुरू होती है। बात इससे भी शुरू हो सकती है कि जैसे मान लीजिए, सपोज स्कूल का वाला एग्जांपल ले लिया वो, कि भाई इस स्कूल में बॉम्ब का र्यूमर आया, होक्स हुआ, ये हुआ वो हुआ। उससे बात शुरू होगी टेररिज्म की, फिर 9/11 की, फिर 26 ये वो, फिर चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर वो बीजेपी पे आ जाएंगे। मतलब कोई मतलब ही नहीं है कहाँ शुरू हुए कहाँ पहुंच गए। तो ये आप स्पॉट कर सकते हैं कि ऐसे भी हो जाता है, लेकिन हम एक टॉपिक पे रहते हैं तो हमारी एनर्जी काफ़ी सेव होती है। जी। When people can't focus, the clarity of communication and the transfer of information plummet. How many times have you been in conversation with someone while they are busy typing away on their laptop or their phone? They're nodding their heads in response to what you're saying to indicate they are listening to you. But you know now, from what I have shared on multitasking in this book, what their awareness is doing. As much as that person may think they are listening, they are not. So much time and energy are wasted like this, not to mention the financial cost, which would be hard to calculate accurately. Large amounts and critical pieces of information are missed. Opportunities and pitfalls overlooked because people do not know how to focus. तो इसको सभी अच्छे से हाईलाइट कर लें और नोट कर लें, समझ लें, डिस्कस कर लें। Large amounts and critical pieces of information are missed. Opportunities and pitfalls overlooked because we do not know how to focus. और इसे रियलाइजेशन में भी लेकर आ जाएं कि ऐसा हुआ है। जो चीज़ पता होती है, बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये तो करनी ही है, इतनी इम्पोर्टेंट है, मिस हो जाती है, ओवरलुक हो जाती है। मतलब देखते ही आंखों के सामने से चीज़ें निकलती जाती हैं और हमसे मिस हो जाता है। इसके लिए बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन अपने आप से पूछने होंगे। मतलब अपने आप को पकड़ के बिठाना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्शन के लिए। क्या किया तुमने पूरे साल, 12 महीने निकल गए। अपने आप से पूछ सकते हैं, भाई चलो अपनी लिखो 12 अकम्पलिशमेंट क्या है, या वट। क्योंकि वो ओवर एस्टिमेट तो हम बहुत करते हैं प्लानिंग में, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। What can we do about this? We have covered this in earlier chapters. If you notice a project team member becoming distracted, bring their awareness to attention. Then redirect their awareness to the topic at hand. Don't be afraid to tell the person you're speaking with that you would like their undivided attention. Share with them what a big difference this will make in what needs to be done. मैंने तो कितनी बार ऐसे मीटिंग्स में भी देखे हैं, एक एग्जाम्पल की लोग अपने फोन, मीटिंग चल रही है बट वो, मतलब इट इज लाइक अ हीनियस टास्क, मतलब क्राइम, बट वो फोन उठा के फोन पे ये कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं बोलना है या फिर कोई और बोल रहा है। तो वर्चुअल में तो पता नहीं चल पाता है, बट हाँ फिजिकल में पता चलता है। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक भी है, क्योंकि मीटिंग में जो बोला जा रहा है वो भी वर्थलेस है। तो भाई अपना ही काम की हम्म। बात कर लें कुछ। तो बहुत सारी बातें हैं, इट्स नॉट सो सिंपल। अब जैसे मान लो रीडिंग सेशन में भी किसी को रीडिंग करते करते ये लगने लगे कि भाई जो रीडिंग हो रहा है ना, ये पैराग्राफ हमारे काम का नहीं है, तो फिर उनको भी लगेगा कुछ और ही कर लेते हैं, एंड इट्स ओके ऑन देयर पार्ट। ठीक है।
सोनिया जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो राहुल सर ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, बिकॉज वो फर्स्ट बात उन्होंने बोली उसके ऑपोजिट में ये थी कि वो तो पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो उसका मूड स्विंग्स हो रहे हैं या उसकी ही खुद की फोकस या कंसंट्रेशन पार ही नहीं है, तो उसको लग रहा है मीटिंग में तो जो सिखाया जा रहा है बताया जा रहा है, जो भी आज का मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो रही हैं उसमें वो तो वही सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इंश्योरेंस की मीटिंग है, तो उसमें वो सब दे रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, पर अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो ग्रो करे तो उसका है ना वो बात तो राहुल भाई ने उसको बाद में कर दिया जो हम कहना चाह रहे थे। क्योंकि आई हैव बीन अ विक्टिम टू सच बोरिंग सेशंस, क्लासेस एंड मीटिंग्स। तो भाई मुझे लगता है इतना बड़ा टॉर्चर भाई 1 घंटे के लिए कैसे बिठा दिया तुमने। मैं तो नहीं बैठ सकता भाई ऐसे, अगर बिठा भी दिया तो भाई मुझे अपना भी तो काम करना है बहुत सारा। तो मतलब ये तो बहुत ही, ये मतलब हमें बोथ साइड्स देखनी है। Concentration breeds efficiency and productivity, period. Distracted meetings. The inability to stay on topic in a meeting is so costly. I have sat in on my fair share of meetings, and it is always fascinating for me to watch where people's awareness goes during these gatherings. It starts off in one direction, and as with a dog in the park, ये इन्होंने एक रेफरेंस दिया था पहले earlier chapter में. As with the dog in the park, the slightest rustling in a bush is enough to dispatch awareness in a completely different direction. तो उन्होंने इसमें एग्जांपल दिया था कि you imagine yourself sitting on a in a park bench and your dog is following you and dog is your awareness. तो वो एग्जांपल दिया था उन्होंने. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि द स्लाइटेस्ट रशलिंग इन अ बुश, सपोज कुछ कहीं पे बुश में कुछ ऐसे आवाज आई या कुछ खटका, तो वो आपका ये डॉग उठ के भाग गया उसके पीछे, सो योर अवेयरनेस इज गॉन. सो एनीथिंग विच डिस्ट्रैक्शन कुछ आया and it's your awareness is gone. Here's an experience I had once. An owner of a company that wanted to hire me to conduct a retreat for their senior management team invited me over to her office to discuss the details. I sat down with her and a few members of the senior team, and we began our meeting. At one point, the topic of dates came up. I was asked if the end of February would work for me. I responded, I'm sorry, it won't. I'll be in Sydney, Australia at that time. A senior member of the team reacted to my response by saying enthusiastically, oh, I love Sydney. It's one of my favorite cities in the world. I love sitting at one of the outdoor restaurants in Darling Harbour, enjoying a nice glass of Australian wine, looking at the Opera House. It's so gorgeous there. What are you going to be in Sydney for? And I realized at this point I had a choice. I could indulge in a chat about Australia with her, or I could shift her awareness back to the topic. If I had not been observant of her awareness straying away from the topic, I would have naturally indulged in a conversation about Sydney. पर इसमें ये भी तो होता है ना, जब आप जैसे आप कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप उसको लाइक अ फ्लो बनाने के लिए आप जब कुछ एक टॉपिक आता है उस पे आप पूछते ही हो या बोलते ही हो. अगर आप नहीं बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि यू आर सो रिजिड एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग वट एवर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज, अनलेस इट इज अ वेरी लॉन्ग मीटिंग. इसीलिए कहा जाता है ना कि अपने आप में कोई टास्क को हम कभी ऐसे कह नहीं सकते ये राइट या रॉन्ग है, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन और अवेयरनेस क्या है वो इम्पोर्टेंट है. जिससे कई बार हमारी इंटेंशन रैपो बिल्ड करने की या एक सॉफ्ट ब्रेक इंट्रोड्यूस करने की हो सकती है, या एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की भी हो सकती है, लेकिन हमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये बात हम क्यों कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए हमारा सेशन हुआ, आपने बोला कि हम लेट से हम चेन्नई से आ रहे हैं, 2 डेज के लिए हम आ गए, हमने वहाँ टेम्पल्स देखे. तो मैं पूछ सकता हूँ कि अच्छा मतलब टेम्पल के बारे में, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट, ये वो सब करके, क्या आपने मरीना बीच देखा, ये किया वो किया. लेकिन मुझे पता है 3 मिनट्स 4 मिनट्स ऑन द टॉपिक. एकदम से ये नहीं कह हाँ सकता अच्छा, एकदम से नहीं कह सकता अच्छा जी अपनी गूगल शीट खोलो बताओ ट्रैकर क्या किया है. तो हाँ ये सब उसका पार्ट है, लेकिन वो अगर सिडनी में ही रह गए वापस नहीं आए तो प्रॉब्लम है. हाँ. Okay. I chose to shift her awareness back to the topic, and so I replied,
Yes, it is gorgeous there. I am going there to give a talk. Does the second week of March work for all of you? तो उन्होंने 2 लाइन उनके उसका रिस्पॉन्स तो दिया, फिर उसके बाद इमीडिएटली टॉपिक भी ले आए. Does the second week of March work for all of you? I am not saying we should not indulge in friendly off-topic conversations. What's critical to, अच्छा उन्होंने आंसर भी कर दिया. What's critical to discern is the timing for doing so. Timing is everything. क्या बात है, वाह. The meeting went on in a similar fashion for its entire length. Topics were brought up but never fully closed, meaning no conclusions were reached, not from a lack of information, but from the inability to stay on a topic and see it through its end. This meant the same topic would need to be brought up again at a later time. Everyone would have to be re-engaged somehow, and a conclusion would need to be reached that would have been so much easier to get to while everyone was gathered in person at this meeting. तो मतलब ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स आई जो क्लोज नहीं हुई, फुल्ली कंक्लूड नहीं हुई, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बट क्योंकि कोई टॉपिक पे रह नहीं पाए और कहीं कहीं चले गए, फॉर्म्ड हो गए कॉन्वर्सेशन. और ये बहुत होता है, और कई बार हम में से नहीं डिसीजन कर पाते कि इससे हमारा कितना लॉस हुआ टाइम का या हमारे जो ऑब्जेक्टिव था उसका. और ख़ास तौर से ये इनफॉर्मल मीटिंग्स में तो और भी ज़्यादा होता है. और फिर वो कभी इस बात को समझ भी नहीं पाते कि वो सही हुआ या नहीं हुआ. वो कहते सारी अच्छी ही तो बात कर रहे थे, लेकिन सारी अच्छी बात फोकस नहीं होती है. When awareness strays from a topic and thus from an area of the mind, we lose the possibility of gaining further insights from that area of the mind. If I picked up a 1,000-page book, held it in my hands, and fanned through the pages in 5 seconds, I would gather no information. But if I opened the book and focused on one page, I could read its content and absorb its information. If awareness is allowed to move so quickly from one area of the mind to another, you will never be in one place long enough to gather the information that is there. जैसे वो भी बोलते हैं ना कि मतलब एक ही जगह पे हथौड़ा मतलब आप डाल रहे हो या एफर्ट डाल रहे हो तो उसका वो टूटेगा या ब्रेक करेगा. आप एक जगह इधर से किया फिर दूसरे जगह से किया, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम. एंड अवेयरनेस उसी हिसाब से. It takes concentrated effort to delve into a topic during a meeting, and that effort is lost every time awareness is distracted. The momentum is lost. Now, to bring everyone's awareness back to that same location in the mind where you all were before awareness was distracted requires a lot more energy and effort and may not be so easily achieved. The group got to that point by following a cohesive train of thought, which is now derailed. The more we allow people to stray off topic during meetings, the more we train them in the art of distraction. This training then is carried through into the rest of the workday and carried home as well. Training our team to stay on topic is training them in the fine art of concentration. Every time their awareness drifts away, gently and lovingly bring it back. You can acknowledge what they said and then shift their awareness back to the topic, like I did in my response to the Sydney enthusiasts' comments. In that meeting, every time I noticed someone getting distracted and I saw their awareness drifting away to another topic, I gently and lovingly brought their awareness back to the conversation at hand. How did I do this? By staying concentrated. Only by being focused could I observe that they were getting distracted. As they did so, I would say, for example, I am sorry to interrupt, but I would like to stay on the topic we were discussing, as it's an important one to decide on. You can be organized with all the strategies and tools that make for a successful meeting, but unless those attending can focus, the chances of that meeting being efficient and productive are very slim. My purpose here is not to tell you how to run great meetings,
but to share with you how significantly the ability to focus can impact the outcome of meetings. People spend considerable time in work-related meetings, and the time spent could be reduced and the outcomes improved if everyone was taught how to concentrate. ओके एक एक घंटे की मीटिंग्स रखते हैं एक मतलब ऑफिस वर्क में, जिसमें से आउटकम कुछ नहीं होता है। तो आप और भी है। ओके 2 पेजेस आज हमारे फोकस का टेस्ट है तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट ओके, ओके इंटरप्शंस। अच्छा कोई इसमें और हम पढ़ना चाहते? एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कल परसों पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक टेड टॉक देखी थी जिसमें ब्रेन लेकर आए थे वो, हम्म, लिविंग ब्रेन। तो उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे? तो उस वाले टेड टॉक में हम्म तो डॉक्टर जिल लेकर आई थी एक लाइव ह्यूमन ब्रेन। तो इट वाज वेरी, जैसे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इट वाज द इकीएस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें कोई एक ऐसे लोग ऐसे अजीब से फेस बना रहे हैं, कोई ऐसे people were pursing their lips, but although it was a very disgusting sight, लेकिन क्योंकि वो बहुत विजुअल था इमेज वैसे, तो इट stayed in their mind and it people remembered it ऐसे करके, and it also put them on their edges कि अच्छा क्या, it held prop, I mean she used a prop, तो वो it helped to focus at audiences, capture audiences attention. या इसका 2-3 जगह जगह जिक्र हुआ है इस वाली टॉक का। एक कॉन्टेक्स्ट कहने में शायद ये भी था कि जैसे इस समय हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहे हैं। जो हमारी एनर्जी 1 PM पे थी अभी तो नहीं है, एनर्जी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा एनर्जी और ग्लूकोज कंज्यूम करता है बॉडी में। तो हम जितना फिजिकल टास्क से कई बार नहीं थकते, जितना हम सुनने से या पढ़ने से थक जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को सच में एनर्जी या ग्लूकोज चाहिए होता है। तो वी आर एट द वर्ज ऑफ दैट थिंग। लेकिन होप, कीप द होप अलाइव। इंटरप्शंस। सोनिया जी आप पढ़ेंगे? Yes, I can. जी Interruptions. I once advised a fashion company, and their lead designer shared an experience with me. She was at her desk designing a jacket for the fall collection of the brand when a colleague came in and asked her, "Do you know where they moved the photocopy paper?" At this interruption, her awareness left the design area of the mind where she was so focused, channeling her intuitive creativity, and shifted to her colleague as she spun around in her chair. She said it took her a couple of seconds to readjust to an external state of mind and then respond. "They moved it to that cupboard over there." Thanks, her colleagues replied and left. She turned back to her sketch and realized that her awareness was no longer in that area of the mind where her creativity had been flourishing. She admitted how frustrated this made her feel as she struggled to get back to the same place. This experience, I imagine, is so costly to the company. How many times do you think these type of interruptions happen in companies around the world? This happens more than most companies can imagine. Interruption can come in the form of physical interaction or as digital distractions such as text messages, calls, chat rooms, or direct messaging, to list a few. Every time awareness is distracted, it needs to disengage with what it was immersed in and then engage with the new things that is calling for its attention. Once it's done there, awareness needs to trace its way back, if it even can, to the area of the mind it was in before it got distracted. This constant engagement and disengagement is greatly time and energy consuming.
Timeless continuity is broken. The potential for greater insight, solutions, and creativity is lost. बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे हम स्विचिंग कॉस्ट भी कहते हैं। जब एक टास्क से दूसरे टास्क को हम स्विच करते हैं तो स्विचिंग कॉस्ट होती है इसकी, इसलिए बहुत ज़्यादा स्विच नहीं करना चाहिए। और पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी या लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो लॉ है वो भी ब्रेक हो जाता है। तो कंटिन्यूटी का ये है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ जा रहा है। Interruptions are a form of distraction. Most companies attempt to deal with this by blocking out distraction in various ways. Building quiet rooms, silent areas, and the like in is helpful. But this is a patch, not a cure. The cure is to teach people how to focus. If they know how to focus and can do it well, companies won't have to figure out how to shield them from distraction so much. Part of this book was written every weekday morning for a few months at the New York City Bagel and Coffee House in Austria. I would buy a cup of coffee and sit at the table and write. It was never quite there. Here, the excellent coffee and bagels drew in a constant stream of people, but the noise, music, and crowds did not bother me. My awareness was locked in on what I was doing. All this is to say that what we can put time, energy, and finances into devising ways to protect our employees from distraction, or we can simply teach them how to focus. Interruptions also happen because often one person has no idea what another person is doing. Growing up in Australia and loving to spend time on the beach, I observed how the public was informed of the status of the sea by the simple use of flags. Red flags mean no swimming, and yellow flags indicated cautions required, potential hazards, simple signs that sent a clear message. Without going too deeply into this, I have over the years encouraged many companies to adopt a mutually agreed upon system of signs that each individual could use to silently convey to their colleagues their level of concentration. For example, high equal to please do not interrupt, moderate, urgent matters only, and so on. By training our teams not to get into the habit of interrupting one another, we are indirectly helping them to practice concentrating for longer period of time, thus improving their ability to focus. जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ये हमने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है कि क्या क्या ऐसे म्यूचुअली अग्रीड अपॉन सिस्टम्स को हम फॉलो करें, और बहुत सारी इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या 90 मिनट्स, चैप्टर कंप्लीट, बुक आल्सो कंप्लीटेड ऑलमोस्ट, लेकिन वी विल टेक 1 or 2 or more sessions to revise the stuff in this book, ताकि सब कुछ रिवाइज होता रहे डिफरेंट तरीके से। ऑल्सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के प्रोसेस हो जाए सारी चीज़, क्योंकि इनपुट तो बहुत हो गया, प्रोसेसिंग कितनी हुई है वो इम्पोर्टेंट है, और आउटपुट आता है डिपेंड करके प्रोसेसिंग पर। तो प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे तरीके कितने एफिशिएंट हैं उस पर डिपेंड करता है आउटपुट का रिजल्ट। ऑल राइट, तो किसी को कुछ कहना है और? स्नेहा जी, बीच में एक लाइन आई थी ना, तो आपने बोला था मेक द केस, कहीं पढ़ा है तो इसी बुक में था। ऑथर जब बोलते हैं कि मेक द केस, मतलब व्हाई यू वांट टू डू दिस, मेक योर केस, दैट वाज द एक्चुअली टर्म इन Right. द बुक इटसेल्फ। You are right. I didn't Right. disturb because you were in flow, so I thought let me just मतलब recall you later. Fine. Okay. ऑल राइट, तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल परसों जब भी नेक्स्ट सेशन होगा। और कोशिश कीजिए उस सेशन में, रिवीजन वाले सेशन में सभी जरूर रहें,
क्योंकि किसी किसी को अगर ये लगता भी है ना कि हम बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे, तो वो आपको पता है वो कोई इतना नहीं मजा नहीं आता। जब हम लाइव खुद एंगेज होते हैं तो हमारी इंटेंसिटी अलग होती है सीखने की। तो लर्निंग करते रहें, थोड़ा सीखते रहें, और कल फिर मिलते हैं। आज लाइव का एग्जाम्पल है तो सर, लाइव का एग्जाम्पल आज है तो कि इतना स्ट्रेच पे किया था। आप ब्रेक हो रहे हैं सोनिया जी, पता नहीं मेरे लिए सिर्फ। हाँ नहीं, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, शी विल शेयर इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। हमने बोला कि टाइम स्ट्रेच हुआ, ये ऑनलाइन का मतलब फायदा है, बिकॉज हम 60 मिनट्स का सेशन था, 90 मिनट्स तक उसको स्ट्रेच किया। तो ये फायदा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन था। अगर ये खुद होता तो 2 वीडियो इकट्ठी नहीं देखी जा सकती हैं कभी भी, हाँ पर ये बात हाफ ही भी है। देखी जाती है, हाफ ही देखी एग्जैक्टली। जाती है। तो ये तो इसी का फायदा है। और फोकस का भी पता लगा कि कितना जब अच्छा लगता है कुछ तो कैसे ऑलरेडी स्ट्रेच होता है आपका फोकस, आपको करना नहीं पड़ता है देन। कॉस्ट बेनिफिट थैंक यू। एनालिसिस है डिसीजन मेकिंग का अनदर टूल। कि कॉस्ट तो है, हमारी अवेयरनेस इसमें जा रही है, पर बेनिफिट भी है कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज कवर हो रही है। अच्छा है ओवरऑल। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी।